we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत नेपाल सीमा पर कस्टम की सख्ती ने सीमावर्ती व्यापार की रफ्तार को धीमी कर दी है। नेपाली अधिकारियों की कड़ी जांच और प्रक्रियाओं के कारण माल ढुलाई प्रभावित हो रही है, जिससे भारतीय कारोबारियों की चिंता लगातार बढ़ गई। हालात ऐसे बन गए कि व्यापारियों ने केंद्र सरकार से यानी कि मोदी सरकार से हस्तक्षेप की मांग तेज कर दी ताकि सीमा पर व्यापार फिर से सामान्य हो सके। तो वहीं आपको बता दें कि ये भी बताया गया कि भारत नेपाल सीमा पर कस्टम नियमों की सख्ती के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होने लगी। तो इसी बीच बड़ी खबर भारत से आ गई। भारत की तरफ से बड़ा एक्शन ले लिया गया। नेपाल के कस्टम ड्यूटी वाले फैसले पर अब भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान जो है वो सामने आ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता यानी कि रणधीर जायसवाल ने ये साफ कह दिया है कि हमें नेपाली अधिकारियों द्वारा एक मौजूदा नियम को लागू किए जाने की रिपोर्ट की जानकारी है, जिसके तहत सीमा पार करने वाले यात्रियों से कस्टम ड्यूटी ली जाती है। उन्होंने ये कहा है और उन्होंने ये कहा कि यदि वे भारत में खरीदे गए 100 NPR से अधिक मूल्य का सामान अपने साथ ले जा रहे हों तो उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। तो सर, अभी तक हम देख रहे थे कि भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन इस बीच जो नेपाल और भारत के सीमावर्ती इलाकों में टेंशन बढ़ता हुआ नज़र आया। लोग जो हैं लगातार सीधे अब सरकार तक पहुंच गए और सरकार तक सिर्फ पहुंचे नहीं बल्कि मोदी सरकार को इसमें हस्तक्षेप की मांग की गई। और अब जो भारत की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है, ये साफ किया गया है कि अगर अब कोई भी खरीदारी होगी तो उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। MEA की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। अब कैसे डील करेंगे बालेन शाह इससे? देखिए, बालेन शाह अभी नए बने हैं। अभी तो उनको प्रधानमंत्री बने हुए बहुत कम समय हुआ है और ऐसे समय में ये जो कदम है, जैसा कि यहाँ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि उनका पहला पुराना एक नियम है जिसको इन्होंने इन्फोर्स किया है। इसमें देखने वाली बात यह है कि भारत और नेपाल की सीमा जो है वो बिल्कुल पोरस है। बेटी रोटी के संबंध है, शादियां भी होती हैं, एक दूसरी जगह आते जाते भी हैं, सब कुछ है, वो कहीं अलग सा नहीं दिखता है तराई का इलाका पूरा का पूरा। तो ऐसे समय में जब ये चीजें वहां पे उन्होंने इन्फोर्स किया है तो दिक्कत दूसरी आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि वहां के जो अधिकारी हैं जो सीमा पे तैनात हैं वो रोजमर्रा के खाने 100 रुपए से अधिक की चीज पे लगा दिया उन्होंने कि सब पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कोई आप देखें कई वीडियो आए हैं कि वहां के नेपाल की जो महिलाएं हैं उन्होंने भी पूरा सामान गुस्से में फेंक दिया कि देखो इसमें क्या है, इसमें खाने की छोटी मोटी चीजें हैं। जी बिल्कुल। अब उसमें एक सफाई उनकी ये भी आ रही है वहां के मंत्री की कि इसमें जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की कोई अगर चीज ले जा रहा है तो उस पे हम नहीं लगाएंगे। जमीन पे उसको उतरने में कितना समय लगेगा, क्योंकि इसमें दिक्कत हो रही थी। जो दूसरा मुद्दा है वो है अवैध तस्करी का, क्योंकि सीमा पोरस है, आप एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, कोई पासपोर्ट वीजा की कोई जरूरत नहीं है, नेपाल में भारतीय रुपया भी चलता है। वो एक तरह से कहें कि उसमें मतलब आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है और इसको लेकर के भारत में भी एक चिंता रहती है, क्योंकि भारत से उर्वरकों का, खाद्य पदार्थों का, तेल का जो है वो बड़े पैमाने पे तस्करी लोग करते हैं, तस्कर भी वहां सक्रिय होते हैं। तो उसमें नेपाल ने अगर उसको रोकने के लिए और एक्साइज ड्यूटी लेने के लिए कि अगर आप व्यावसायिक चीज को ला रहे हैं काम करने के लिए तो आप एक्साइज ड्यूटी दीजिए, ये नेपाल का अधिकार है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें भारत को हस्तक्षेप करेगा। हाँ, ये एक बात जरूर है कि अगर आम लोगों को दिक्कत हो रही है, जैसे रणधीर जायसवाल ने कहा है, तो भारत इस पे चिंता जताएगा, चिंता जता भी चुका है भारत वहां पे कि भाई आम लोगों को कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो छोटे मोटे सामान ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, कोई वहां से ला रहा है तो आप छोटी मोटी चीजों में नहीं। हाँ,
व्यवसायिक उपयोग के लिए कोई ले जा रहा है, यहाँ का सामान वहां ले जाके बेच रहा हो और ड्यूटी नहीं दे रहा हो, तो उसमें मुझे लगता है कि इतना हाई तौबा करने की जरूरत नहीं है। लोगों को जो दिक्कत हो रही है, एक बड़ी समस्या है ये, इस समस्या को नेपाल भी समझ रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि उनके मंत्री का बयान आया है कि भाई जो रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें जो है अगर कोई ले जा रहा है। सर, तो भारत ने जो ये एमईए ने जो कहा है, प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जो कहा है, यानी कि भारत की तरफ से जो ये बयान सामने आया है, इसका क्या असर देखने को मिलेगा नेपाल और भारत के रिश्ते पर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों से जो भी फैसले लिए जा रहे हैं बालेन शाह की तरफ से, उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट तो देखने को मिल ही रहा है। बॉर्डर इलाकों में अगर हम देखें तो झड़पें होने लगी लोगों के बीच, महिलाएं जो हैं वो परेशान होने लगी, और इसीलिए उस परेशानी को देखते हुए सीधे सरकार तक पहुंची कि मोदी सरकार का जो है इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए। और उसके बाद जो है एमईए की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया। कैसे डील करेंगे बालेन शाह और हमारे और यानी कि भारत और नेपाल के रिश्तों पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, मुझे लगता नहीं कि इन चीजों का अभी कोई खास असर देखने को मिलेगा। जो रणधीर जायसवाल का बयान है वो ओपन बयान है, एक सार्वजनिक तौर पे विदेश मंत्रालय सरकार जो कहती है वो है, लेकिन अंदर भी चीजें जो है डिप्लोमेटिक लेवल पे मैसेज कन्वे किए जाते हैं। और जो शुरू में जिस ढंग से छोटी छोटी चीजों को लोगों को 100 रुपए से अधिक पे जो वसूला जा रहा था, लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो उसमें संज्ञान में जो भारत की चिंताएं थी उसको संज्ञान में नेपाल ने लिया है। और इसीलिए उनका बयान आया है कि भाई जो खाने पीने की चीजें हैं, छोटी मोटी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं, उस पे कोई टैक्स न ले, कोई एक्साइज ड्यूटी वसूलें और उसको आने जाने दें। अब है क्या कि नई सरकार वहां बनी है, वो हर तरफ दिखाना चाहते हैं कि हम नेपाल फर्स्ट वाला उनका जो है कि हम नेपाल को अच्छा बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे और हम नेपाल को सबसे ऊपर रखेंगे। तो जितने नियम है वो कैसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए आपने देखा कि उनका जो वो गृह मंत्री है उसका भी इस्तीफा ले लिया। एग्जैक्टली सर, वही मेरा अगला सवाल भी है कि 1 महीने के भीतर अभी बालेन शाह को जो है 1 महीना भी नहीं हुआ है, और इस बीच जो है इतना बड़ा विद्रोह हो जाता है। भारत और नेपाल के जो लोग हैं, व्यापार जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगा भारत और नेपाल के बीच का। उसके बाद भारत के जो लोग हैं वो नेपाल के लोगों से कहीं ना कहीं सीमावर्ती इलाकों में परेशान होने लगे। उसके अलावा अगर हम देखें तो 2 बड़े मंत्रियों का इस्तीफा हो जाना, ये बालेन शाह के लिए कितना बड़ा झटका है सर? और क्या बालेन शाह जो हैं इन सब से खुद को संभाल पाएंगे, क्या उबर पाएंगे वो इन तमाम चीज़ों से? क्योंकि हमने बांग्लादेश अगर प्रोटेस्ट का अगर हम वो पिक्चर याद करें तो इसी तरीके से बांग्लादेश में भी जो है विद्रोह स्टार्ट हुआ था, जेनजी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। जेनजी यानी कि युवा पीढ़ी के लोग जो हैं वो सरकार से परेशान होकर सड़कों पर उतर आई, और धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति बन गई कि आखिरकार वहाँ की सरकार जो है वो गिर गई, और शेख हसीना जो है आज के समय में वो भारत में है। तो क्या बालेन शाह को भी उस स्थिति को देखनी पड़ेगी? क्या भारत से बालेन शाह को जो है वो मदद मांगनी पड़ेगी? क्योंकि बालेन शाह कहीं ना कहीं ये जो एक्शन ले रहे हैं, वहाँ के लोग जो है, नेपाल के लोग, वो यही समझ रहे हैं कि ये भारत और नेपाल के बीच जो है वो खटास आ रही है, क्योंकि हमारे खिलाफ ये एक्शंस लिए जा रहे हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे बालेन शाह इन सबसे खुद को बचाएंगे? ये देखिए, दोनों 2 चीजें हैं। बांग्लादेश का जो प्रोटेस्ट था वो एक आप कह सकते हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत भारत विरोधी भावनाएं फैलाई गई और शेख हसीना को टारगेट किया गया, लोगों को टारगेट दिया गया। और मोहम्मद यूनुस जो अंतरिम सरकार के जो प्रधान थे, हेड थे, उन्होंने इस बात को खुलेआम अमेरिका जाके स्वीकार भी किया था कि अपने आप शेख हसीना नहीं गई है। लेकिन जो नेपाल का प्रोटेस्ट था वो अलग था। वो आपने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ग्रुप पे जो प्रतिबंध लगाया और वहाँ जो सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग थे वो सब उसके खिलाफ खड़े हो गए, यूथ खड़े हो गए, करप्शन का तमाम मुद्दे सामने आ गए। अब दोनों जगह अंतर भी है कि वहां पे अगर बांग्लादेश में देखें कि नई सरकार आई चुनाव के बाद, तो वहां पे स्थिति सामान्य हो गई, भारत के साथ रिश्ते भी सामान्य हो रहे हैं। जो भारत विरोधी फैसले थे मोहम्मद यूनुस के, वो तारिक रहमान वापस ले रहे हैं और तमाम चीजों को एक नॉर्मल सी की तरह आप देख सकते हैं। बालेन शाह में समस्या ये है कि बालेन शाह बहुत युवा हैं, इनका कोई एक रैपर थे, सोशल मीडिया पे प्रसिद्ध थे, रैपर थे, उनकी लोकप्रियता अलग थी। लेकिन एक प्रशासनिक अनुभव जो होता है कि पूरे सभी वर्गों को
को साथ में जोड़ करके और नेपाल को एक विकसित बनाना, उसका विकास करना, नेपाल के लोग चिंता करना, वो अनुभव की कमी साफ साफ दिख रही है जी। अगर ऐसा ही चला और छोटी छोटी चीजों को लेके वो झड़प करते रहे तो लोगों की नाराजगी काफी बढ़ेगी। वो नाराजगी दिखनी शुरू भी हो गई है और उसी नाराजगी को खत्म करने के लिए उन्होंने गृह मंत्री का इस्तीफा लिया है, एक और जो उनका रोजगार मंत्री था उसका इस्तीफा लिया है। और अब जो देखिए तराई का इलाका जो है, जो भारत से सटा हुआ है, वो बहुत डेंस पॉपुलेटेड है और बड़ी संख्या में लोग वहां रहते हैं और भारत के साथ उसके बेटी रोटी के संबंध हैं। वो लगभग एक ही जैसे लोग हैं, जो इस तरफ भी है उस तरफ भी गांव में है, शादियां उनके यहाँ होती हैं, मतलब हर तरह के जो उनके यहाँ फंक्शन होते हैं, एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। सर, प्रदर्शनकारियों ने एएनआई से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, एक बार अपने दर्शकों को वो भी बता दे। एक प्रदर्शनकारी है जो रोड पर, सड़क पर उतरा हुआ है, जब वो एएनआई उससे बात करता है तो वो कह रहा है जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले सभी संस्कारों के लिए हम यहाँ यानी कि नेपाल में भारत से सामान लाते हैं, यहाँ तक कि खाद भी वहीं से लाते हैं जो कभी कभी नेपाल सरकार समय पर उपलब्ध नहीं करवा पाती। अब हालात ऐसे हो गए हैं जैसे अघोषित नाकेबंदी हो। तो ये विरोध प्रदर्शन नेपाल के सीमावर्ती शहर वीरगंज और राजधानी काठमांडू में भी देखने को मिल रहा है। सर, मतलब अब जो लोग हैं वो साफ, इस बयान से साफ समझ में आ रहा है कि लोगों को यही लगता है कि नेपाल जो है जबरन भारत से रिश्ते खराब करने की कोशिश कर रहा है। जिस बालेन शाह को इतनी उम्मीद के साथ केपी ओली की सरकार गिराकर और उनको लाया गया, अब वही बालेन शाह जो है अपने ही सपोर्टर्स के लिए एक सिरदर्द कहीं ना कहीं बनते जा रहे हैं। भारत जो नेपाल का सबसे अच्छा मित्र है, जैसा कि आपने बताया भी कि बेटी और रोटी का संबंध रहा है नेपाल के साथ, इस बीच इस तरीके से एक्शन लेना और ताबड़तोड़ एक्शन लेना, अगर एक्शन, क्योंकि अगर एक सोचा समझा जो है एक डिप्लोमेटिक खाका जो अगर वो तैयार किया जाए उस हिसाब से अगर एक्शन ले तो शायद लोग भी जो है उनकी परेशानी को समझेंगे और उस हिसाब से एक्शन लोग भी वहाँ के जो सपोर्टर से बोलेंगे। लेकिन अचानक से बालेन शाह का इस तरीके से सारा एक्शन एक साथ लेना, अगर आप किसी भी चीज़ कपड़े को लेकर देखिए तो उस पर भी टैक्स कस्टम ड्यूटी लगाया जा रहा है। अगर 100 रुपये से कोई भी ज़्यादा सामान है, हर चीज पे कस्टम ड्यूटी लग रहा है। लोग तो इससे साफ परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें बिल्कुल क्लियर है कि बालेन शाह को अगर एक्साइज ड्यूटी लेना है तो भारत के साथ बातचीत करनी चाहिए। सीमा पे जो तस्करी होती है, जो सामानों की आवाजाही बिना टैक्स दे होती है, वो कैसे सॉल्व करें, इसके लिए भारत में वहाँ एसएसबी लगी है, वहाँ पे सीमा पे भी तैनात है सीमा सुरक्षा बल के लोग, तो उसको कैसे हम रोके, इसके लिए भारत के साथ बातचीत करनी चाहिए। जो अभी आपने प्रदर्शनकारी का बयान सुनाया एक बड़ी समस्या की ओर ध्यान खींचता है, जिसपे लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा था खाद यानी उर्वरक फर्टिलाइजर वो भारत से आता है। और भारत में अगर आप देखेंगे कि अगर यूरिया का एक बोरी जो है वो 300 रुपए में मिल रहा है, किसानों को दे रहे हैं, लेकिन उसकी असली लागत जो है वो 3000 रुपए है। यानी कि हम भारी सब्सिडी, लाखों करोड़ों की सब्सिडी हम दे रहे हैं उसमें, और उस सब्सिडी के बाद भारत के लिए यूरिया जो है वो वहां के व्यापारी जो है वो गलत तरीके से नेपाल पहुंचाते हैं, उससे भारत को भी नुकसान होता है और निश्चित रूप से नेपाल को भी नुकसान होता है। तो हमें ये सीमा पे जो चीजें चल रही हैं उसमें इन तस्करों पे लगाम लगाना भी जरूरी है, क्योंकि चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो उर्वरक हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, इसकी तस्करी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और कैसे लगाम लगे, आम लोगों को कोई दिक्कत भी ना हो, इसके लिए भारत के साथ बातचीत करके एक रोड मैप हो, एक एक्शन प्लान तैयार हो, तो उसमें हो सकता है। मैंने बताया कि उनके पास अनुभव नहीं है, नए हैं, और उनके तमाम मंत्री जो भी हैं वो भी सब नए हैं, ऐसा कोई नहीं है। सर, एक जो मांग भारत से जो मांग की गई है, जो लोगों ने मांग किया है कि भारत सरकार सीधे मोदी सरकार के हस्तक्षेप की जो मांग की गई है, क्या लगता है आपको, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी एंट्री होगी इसमें? क्योंकि जब बांग्लादेश में हमने देखा कि चीज़ें खराब होनी शुरू हुई, तब भी भारत ने जो है अपनी तरफ से मदद की। अभी शेख हसीना भी अगर भारत
हालत में है तो वो भारत ने मदद ही किया है। जब बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हुआ उस वक्त भी भारत के वजह से ही बांग्लादेश जो है वो सुरक्षित अलग हो सका। लेकिन अगर अभी जिस तरीके से मांग की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें कोई बड़ा एक्शन लेंगे? क्या भारत की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा? देखिए, अभी कोई बड़े एक्शन की ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा तत्काल में इन बातों के लिए कोई बड़ा एक्शन ले उचित नहीं है। लेकिन अभी बालेन शाह के भारत आने की बात हो रही है, समय तय किया जा रहा है, उसके लिए क्या क्या इश्यूज हैं, किन किन चीजों पे बातचीत करनी है, वो इशू है। क्योंकि अगर दोनों देश के प्रधानमंत्री मिलेंगे तो सारे इशू पे बातचीत होगी, टू द पॉइंट बात होगी, और उसमें कब कब क्या एक्शन लेना है वो भी करना है। वो रेल परियोजनाएं हैं वो भी करना है, बिजली वहां पे खरीदता है वो भी करना है, नेपाल की जो पनबिजली परियोजनाएं हैं उसकी फंडिंग की बात होनी है। बहुत सारे इशू होते हैं। निश्चित रूप से मैं बिल्कुल एकदम 200% कह सकते हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जब भी अब जो आने की बात हो रही है, डेट तय नहीं हुआ है, लेकिन जब भी बालेन शाह भारत आएंगे, प्रधानमंत्री के साथ बातचीत होगी तो इस इशू पे भी बातचीत होगी। ये इशू जो है दो इशू इसमें घालमेल हो रहा है जो अलग अलग हमें समझना जरूरी है। एक ये है कि रोटी बेटी का संबंध है, एक दूसरे के हम लोग आते जाते हैं, खाने पीने की चीजें लाते हैं, कोई यहाँ सब्जी लेके जाता है, कोई वहां लेके आता है। सर, हमारे दर्शक हैं वो कमेंट कर रहे हैं बॉयकॉट नेपाल, क्या उनको संदेश हम लोग क्या समझा सकते हैं? जिस तरीके से हमारे दर्शक जो स्थिति देख रहे हैं, बालेन शाह ने जो एक्शन लिया है, जिनकी बेटियां जो नेपाल में ब्याही होंगी या नेपाल से ब्याह कर जो बेटी भारत आई होंगी, जो इस स्थिति को देख रही हैं, जो इस स्थिति को महसूस कर रही हैं, जो परेशानियां अपने घर में होती हुई देख रही होंगी, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है। और हमारे दर्शक भी लगातार लिख रहे हैं बॉयकॉट नेपाल। नहीं, बायकॉट नेपाल लिखना देखो दर्शक तो करते रहते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी जो चलती है, दो देशों के संबंध चलते हैं, वो ऐसे भावनात्मक मुद्दों पे नहीं चलते हैं। जी बिल्कुल। ये रियल इशू जो है वो ये है कि छोटी मोटी चीजों के लिए जो परेशानी हो रही है, जो रोजमर्रा के खाने पाने की चीजें जो आम लोग ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, उस पे दिक्कत न हो। और नेपाल की तरफ से अब ये भरोसा आया है कि उनपे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, उनको कोई नहीं छेड़ेगा। अब लागू कब होता है कैसे देखने की बात है। दूसरी बात यह है कि जो बड़ी समस्या नेपाल के बॉर्डर के साथ है और बहुत पुरानी समस्या है, वो है तस्करी की। जी, वो हर तरह की चीजों की तस्करी, जो सामान सस्ती चीजें नेपाल में होती है वो बिना टैक्स दिए भारत ले आते हैं, जो भारत में चीजें सस्ती हैं, सब्सिडाइज हैं, वो नेपाल के बेचते हैं। और इसमें तस्करों का एक पूरा का पूरा जाल वहां बिछा हुआ है। ये तस्करी कैसे रोकें, ये न अकेले नेपाल रोक सकता है, वहां पे सीमा पे कस्टम ड्यूटी वसूल करके, क्योंकि वो जैसे ही कड़ाई करेगा तो यहाँ के लोगों की दिक्कत होगी। भारत भी नहीं चाहता है कि अवैध तस्करी हो, और यहाँ के जो उर्वरक जो 300 रुपए की बोरी वाला है, अब जो हम 3000 का 300 दे रहे हैं, वो भारतीय किसानों के लिए है। किसानों को, भारतीय किसानों को न मिलकर नेपाल चला जाए, ये भारत भी नहीं चाहेगा। सर, तो इस पर भारत क्या बड़ा एक्शन लेगा? और हमारे दर्शक जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि बालेन शाह इज द इम्पोर्टेड पीएम। तो क्या बालेन शाह जो बाहर रहे हैं, अचानक से वो फिर से नेपाल आते हैं, केपी ओली की सरकार गिरती है, वो एक जो है यूट्यूबर रहे हैं, वो एक रैपर रहे हैं, तो क्या जो हमारे दर्शक हैं, क्या वो उनका सोचना और ये लिखना जायज़ है कि नेपाल को बायकॉट करे? बालेन शाह जो हैं वो एक इम्पोर्टेड पीएम है और इसी वजह से आज नेपाल की ऐसी स्थिति है। देखिए, ऐसी कड़ी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए। आप दर्शक हैं, कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन ऐसी भाषा से बचना चाहिए। मैंने शुरू में कहा है और दर्शकों को यह समझना पड़ेगा कि बालेन शाह के पास कहीं कोई अनुभव नहीं है सरकार चलाने का, और उसके जितने मंत्री हैं सब ऐसे ही हैं। जनता के बीच में, युवाओं के बीच में एक क्रेज था। पुराने जितने भी सरकारें आई थी, चाहे कम्युनिस्ट की हो चाहे कांग्रेस की हो, वो सब भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप थे। वो एक जो नेपाल पीछे जा रहा था, करप्शन के इश्यूज बहुत ज्यादा थे, उसे छुटकारा नहीं दे पा रहे थे वो लोग। तो एक नई सरकार, बिल्कुल नए लोगों को चुना और करप्शन के इशू पे तमाम जो लोकप्रिय जो मुद्दे थे उसके आधार पे आ गए। तो मेरा ये मानना है, मैं एक लाइन में कमेंट करूं तो
ये बालेन शाह के पास अनुभव की कमी नहीं है, अनुभव की कमी है, और ये धीरे धीरे सीखेंगे, ठोकर खाते खाते सीखेंगे। और अगर नहीं सीख पाए तो भारत भी इसके खिलाफ एक्शन लेगा, और नेपाल में भी विरोध प्रदर्शन जो शुरू हुए हैं, कहीं वो आगे जाएगा तो सरकार का आगे चलना मुश्किल होगा। क्योंकि आप अच्छे फैसले जरूर लें, लेकिन अच्छे फैसले जो लेंगे, जनता को उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक लोकतंत्र की जो है ये लक्ष्मण रेखा है। सर, 2 कमेंट मैं अपने दर्शक के लेने चाहूंगी और उस पे आपका बिल्कुल एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहूंगी। हमारे दर्शक जो हैं वो लिख रहे हैं कि इज बालेन शाह अनेबल टू अंडरस्टैंड जेन ज़ी, पहला कमेंट। और दूसरा कमेंट है सर कि Soon if it continues then parliament will be dissolved, यानी कि उनका कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो पार्लियामेंट जो है वो जल्दी ही डिसॉल्व हो जाएगा। और क्या जिस बालेन शाह को जेनजी लेकर आए हैं, जो युवा लेकर आए हैं, क्या उसी को समझने में जो है बालेन शाह असमर्थ है? इसके अलावा भी सर कई कमेंट्स आ रहे हैं, वो हम लेंगे, लेकिन पहले इस पे आपका एक्सपर्ट एडवाइस चाहूंगी। इसमें सीधी सी बात यह है कि बालेन शाह के पास अनुभव की कमी है। जो पार्लियामेंट भंग करने की बात है वो तो मैं पहले से कर रहा हूं कि बहुत उम्मीदों के साथ नेपाल के युवाओं को, खासकर जेनजी को बालेन शाह से बहुत उम्मीद थी, तभी इतनी बड़ी मेजोरिटी एक बिल्कुल नई पार्टी को दे दी और पुराने बड़े जितने दिग्गज थे सबको बात कर दिया। उन उम्मीदों पे अभी जो बहुत कम समय हुआ है, 1 महीने का समय बहुत ज्यादा नहीं होता है, कम समय है, लेकिन इसमें वो खड़े नहीं उतर रहे हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि उनसे मोह भंग होना शुरू हो गया है। जो दर्शकों कमेंट है वो ये दिखा रहे हैं कि मोह भंग शुरू हुआ है। अगर ये मोह भंग इसी ढंग से और आगे बढ़ा तो पार्लियामेंट डिसॉल्व क्या, फिर वही जेनजी जो इनको लेके आया है और जिसने ओली की सरकार को बाहर जाने पे मजबूर कर दिया था, वो जेनजी फिर सड़कों पे होगा, फिर पार्लियामेंट भी डिसॉल्व होगा, सब कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ भी जो नहीं हुआ कि नहीं हो सकता है। मेन वही बात है कि बालेन शाह को ये समझना पड़ेगा कि जनता क्या चाहती है। जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत कड़वे फैसले दिए जो लेने पड़ते हैं, बड़े फैसले लेने पड़ते हैं सरकार में रहने के बावजूद, लेकिन वो इस ढंग से लिया जाता है कि ताकि लोगों को तकलीफ ना हो और मैसेज देके किया जाता है कि हम इस कारण से ये फैसले ले रहे हैं। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल इस नेपाल वाले मुद्दे पर लेना चाहूंगी। हालांकि मैं अपने दर्शकों को ये भी बताऊंगी कि आगे और भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन इस पर एक आखिरी सवाल जो आपसे लेना चाहूंगी, क्या आने वाले समय में जिस तरीके से अभी भारत की तरफ से जो बयान तुरंत अभी सामने आया है, एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत और नेपाल के बॉर्डर पर ये जो तनातनी चल रही है इस पर जो बयान दिया, क्या आने वाले समय में सर बालेन शाह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी? क्या बालेन शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सलाह लेने की ज़रूरत है ताकि वो नेपाल में जो है सरकार ठीक से चला पाए और भारत और नेपाल के रिश्ते जो हैं वो सही से रह पाए? देखिए, सलाह की जो बात है, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि सलाह लेने की जरूरत है। मतलब मोदी, प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनका 25 साल का सरकार चलाने का अनुभव है। मतलब 2001 से पहले मुख्यमंत्री के रूप में और अब 12 साल से जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में, और इतने बड़े देश का। तो अगर बालेन शाह के पास अनुभव नहीं है और अगर वो अच्छी सलाह चाहेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से मिलेगा। जो दूसरी बात है कि नोटेट करने की क्या बात होगी, अगर प्रवक्ता जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अगर ऑफिशियली कमेंट कर रहे हैं इस मुद्दे पे, इसका मतलब कि भारत सरकार के संज्ञान में ये मुद्दा आया है। जी बिल्कुल। तो बात रही आया है का, इसका मतलब यह है कि लोगों को दिक्कत हो रही है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। बैकडोर चैनल से बातचीत हो, सीधे बातचीत हो, संदेश देना है, वो सब हो रहा होगा निश्चित रूप से। जो बालेन शाह के जो भारत आने की बात है, वो मैंने आपको बताया कि दौरे की बात हो रही है, उसमें इशू तय किए जा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री थोड़े से व्यस्त भी हैं चुनाव में और बाकी चीजों में। तो मुझे लगता है कि मई में कभी या जून में, मई में ही मुझे उम्मीद है कि एक बार डेट तय हो जाएगा। जब आएंगे तो ये जो इशू है बॉर्डर का, ये इशू भी उठेगा और इस पे भी बातचीत होगी। लेकिन मेरा जो कहा है यही कि बालेन शाह को ये जो जेनजी जिसने उनको लाया था, जिस ढंग से मोह भंग हो रहा है, उनको समझने की बहुत जरूरत है। अच्छे संकेत नहीं है, समझ जो तो है ही, ये अच्छे संकेत नहीं है। और अगर ये मोह भंग ज्यादा हुआ
तो फिर उनके लिए सत्ता में बने रहना या चला पाना, किसी भी फैसले के लिए मना पाना और मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि एक बार अगर अविश्वास हो गया तो फिर आपके हर फैसले पर अविश्वास रहेगा। जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आपने समझा कि किस तरीके से नेपाल और भारत के बीच अभी भी टेंशन जो है कहीं ना कहीं बना हुआ है। नेपाल में 2 बड़े मंत्रियों का इस्तीफा हो जाना और अभी बालेन शाह के सरकार बने हुए लगभग 1 महीने पूरे हुए हैं, और इस बीच अब जो कस्टम ड्यूटी को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है, जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, विद्रोह का माहौल लगातार नेपाल में बना हुआ है। एक बार फिर से नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया है। तो सवाल अभी भी यही है कि क्या नेपाल में आए बालेन शाह की सरकार जो है वो भंग हो जाएगी, क्योंकि जेनजी जो उनको लेकर आए थे वही एक बार जो है उनके आने पर सवाल खड़े करने लगे हैं। तो बालेन शाह को ज़रूरत है अपने जेनजी सपोर्टर्स को समझने की